10:30 PM 10:30 AM। तो अब 4:30 ये वाकया हुआ। तो पुलिस खुद कह रही है कि हम 10:30 हमको कंप्लेन रिसीव हुआ आफरीन की तरफ से। तो 6 घंटे, पूरे 6 घंटे क्या बॉडी लटकी भी रही? 6 घंटे पुलिस क्या मैनेज करी? इन 6 घंटों की कोई तफसील पुलिस नहीं बताई। यह बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि 6 घंटे में क्या क्या हुआ। और पुलिस ये कहती है कि भाई हम उस्मानिया दवाखाने को समझिए उन्होंने लेकर गए या फिर कैसे हुआ, मधु यादव साथ गया। ये भी समझिए पुलिस के केस में ये बात बिल्कुल साइलेंट है कि मधु यादव से क्या बयान ली पुलिस, इस समझिए कि पुलिस के FIR में नहीं है, कि मधु यादव का स्टेटमेंट नहीं है, कि मधु यादव ने पुलिस को क्या बतलाया, ये कोई बात समझिए कि पुलिस के FIR में भी नहीं है। और DCP की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी समझिए कि ये बात नहीं कही गई है कि मधु यादव से पुलिस ने क्या पूछा, मधु यादव ने पुलिस को क्या बयान दिया। ये इस पर पूरी पुलिस की समझिए कि ऑफिशियल जो रिकॉर्ड है वो साइलेंट है। तो इस पर कई सवालात उठते हैं। एक ये कि मधु यादव कंफर्म TRS का वहां का लीडर है, जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है कि वो TRS का नहीं है। मधु यादव मोइनाबाद का लैंड ग्रैबर है, जबकि तहरीक मुस्लिम शब्बान का डेलीगेशन जब ACP से मिलने शकील एडवोकेट साहब और हमारे तहरीक के दूसरे साथी गए, तो उस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर पूरे तरीके से मधु यादव को प्रोटेक्ट कर रहा था। जो गुफ्तगू हुई और वो TRS का लीडर है, नहीं TRS का लीडर नहीं है। तो पुलिस क्यों समझिए कि क्लैरिफाई कर रही है कि वो TRS का लीडर है क्या TRS का लीडर नहीं है? पुलिस सफाई क्यों दे रही है? ये बात समझ में नहीं आई। और फिर ऑफिशियल स्टेटमेंट जो होम मिनिस्टर साहब का आया है, वो सिर्फ उर्दू अखबारात के लिए आया है, उर्दू प्रेस नोट आया है। उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर पूरे मीडिया को फीड नहीं किया, बल्कि हमारे धरने के बाद वहां रास्ता रोको जो एहतजाज हुआ, उस एहतजाज के बाद एक उर्दू समझिए कि प्रेस नोट होम मिनिस्ट्री तेलंगाना की जानिब से भिजा दिया गया। ऑफिशियल स्टेटमेंट आज तक होम मिनिस्टर का नहीं आया। और फिर दूसरी बात यह है कि TRS का ना MP उस घर पर गया। अगर इन्हें TRS का लीडर नहीं है तो फिर TRS का MP विक्टिम के घर पर क्यों नहीं गया? इस मासूम बच्ची और उसके खानदान से क्यों मुलाकात नहीं किया? MLA क्यों नहीं गए? दूसरे लीडर्स क्यों नहीं गए? मैं इसको कम्युनलाइज नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन कुछ दिन पहले दिशा का वहां एक मर्डर हुआ। पूरी TRS की टीम वहां पर समझिए कि दिशा के घर पर मौजूद नजर आई। छोटे से बड़ा मिनिस्टर नजर आया। ये गरीब फैमिली है, ये समझिए कि हाउसमेट फैमिली है। इनका बाप समझिए कि ऑटो चलाता है, गरीब है, बच्चियों को प्रॉपर टेक केयर नहीं कर रहा था। तो आपके पास भी कोई अहमियत नहीं है। एक तेलंगाना की मासूम लड़की का रेप होता है और उसका मर्डर किया जाता है। पुलिस समझिए ना रेप का लफ्ज इस्तेमाल करती है, ना मर्डर का लफ्ज इस्तेमाल करती। होम मिनिस्टर साहब समझिए कि कमिश्नर को बुलाकर अखबारात को फोटोज जारी कर देते हैं कि भाई इसमें कोई समझिए कि वो नहीं किया जाएगा, बल्कि पूरी दयानतदारी से इन्वेस्टिगेशन होगा। क्या इन्वेस्टिगेशन होगा? आपके FIR में और आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना मर्डर का जिक्र है, ना रेप का जिक्र है। जबकि तहरीक मुस्लिम शब्बान का जो डेलीगेशन इस लड़की की फुप्पी से बात किया, हमारे पास गुस्ल दिया जा रहा था, तो गुस्ल के वक्त लड़की के समझिए कि पैरों पर खिरोचने के निशान थे, जख्म पाए गए थे। और लड़की के जिस्म पर समझिए कि अलानिया जिस तरह से जबरदस्ती रेप किया जाता है, वो निशानात मौजूद थे। ये लड़की की फुप्पी का स्टेटमेंट है, हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। अब क्योंकि ये लड़की की लाश थी तो कोई फोटोज वगैरह नहीं लिए जा सकते थे,
इस वजह से उस सिलसिले में ये क्लियर समझिए कि रेप एंड मर्डर है। इस केस की तहकीकात रेप एंड मर्डर की हैसियत से उस एंगल से की जानी चाहिए। अब इस केस में जो पुलिस तहकीकात कर रही है ये कि साहब ये सुसाइड केस है, सुसाइड का केस समझिए बनाकर इस पर तहकीकात की जा रही हैं, जो टोटली गलत है। इसको हम स्ट्रांगली कंडम करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ये क्लियर रेप केस है। जो एविडेंसेस हमारे पास निकल कर आए हैं ये रेप केस है और ये मर्डर केस है। और मधु 6 घंटे पुलिस को क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ, 6 घंटे तक पुलिस 4:30 बजे सुबह से 10:30 बजे पुलिस के बयान के मुताबिक 10:30 बजे तक, क्या 6 घंटे तक समझिए कि पुलिस तमाशा देखते रही या मधु यादव को बचाने के लिए कुछ समझिए मामलेदारी करते रही? इस पर बहुत सारे सवालात उठते हैं। इन सवालात का जवाब होम मिनिस्टर को और तेलंगाना हुकूमत को देना चाहिए। मैं पुलिस से नहीं कह रहा हूं, मैं तेलंगाना हुकूमत की मुजरिमाना ये खामोशी पर सवाल उठा रहा हूं कि एक लड़की अगर रेप होता है तो उसके साथ ये अमल है और दूसरी लड़की का रेप होता है तो समझिए कि ये अमल है। अब इस पर समझिए तहकीकात होनी चाहिए। हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम समझिए कि इस पर बराबर आवाज भी उठाएंगे। होम मिनिस्टर और फिर हुकूमत के खिलाफ एक बड़ा मूवमेंट भी समझिए कि मूवमेंट में भी हम इस बात को तब्दील कर सकते हैं अगर इंसाफ नहीं किया जाता। ये ठंडी ठंडी बातें करके कि साहब नहीं वो हैंग हो गई, सुसाइड है, इसको हम मानने के लिए तैयार नहीं। नंबर 1। दूसरी बात, तहरीक मुस्लिम शब्बान और जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से इस लड़की को, ये जो आफरीन है, इस लड़की की आज से मुकम्मल खाने की, उसके लिबास की, उसके मेडिकल की, उसकी दीनी तालीम की और शादी की जिम्मेदारी हम कबूल करते हैं। इस लड़की की तरबियत और तालीम और उसके साथ उसके खाने और उसके समझिए कि तमाम जिंदगी के जो भी मसाइल हैं वो, और फिर इसकी शादी, ये सब चीजें इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के भरोसे हम इसको समझिए कि साहब कबूल करते हैं। इस लड़की को कोई काम करने या किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस सिलसिले में समझिए कि जब हम ये फैसला करें तो जनाब बिलाल साहब ने इस सिलसिले में 50,000 रुपीस की रकम समझिए कि देने का वादा किया है कि इस सिलसिले में 50,000 रुपीस फर्स्ट कमिटमेंट बिलाल साहब की तरफ से समझिए आया है। और हर महीना इस बच्ची का राशन पानी सारे जरूरियात की चीजें तहरीक मुस्लिम शब्बान के कारकुन उसके घर ले जाकर पहुंचाएंगे ताकि बच्ची कैसी है क्या है एक राब्ता भी हमको रहे, एक राब्ता हम बच्ची से रखें। इसकी तालीम और तरबियत का भी इंतजाम समझिए कि हम करेंगे। कुरान समझिए कि पढ़ाई जाएगी और दीनी तालीम का पूरा इंतजाम भी इस लड़की के घर पर हम करने का फैसला किए। तो हुकूमत से जो सवालात है वो बाकी रहेंगे और इस सिलसिले में हम कोई नरमी नहीं बरतेंगे, कोई खामोशी नहीं बरती जाएगी। लैंड ग्रैबर्स मिलकर इस मसले को दबा देना चाह रहे थे। मधु यादव भी लैंड ग्रैबर है और कुछ लैंड ग्रैबर जाहिरी तौर पर आवाज उठा रहे थे ताकि ये मसला दब जाए, लेकिन ये मसले को समझिए पूरी ताकत से कुव्वत से हमने उठाया है। और इसको समझिए जब तक के मुजरिम को सजा नहीं मिल जाती, मुजरिम को कानून के दायरे में सजा नहीं मिल जाती, उस वक्त तक हम खामोश नहीं बैठेंगे। बच्ची की जिम्मेदारी हमारे जिम्मे रहेगी। अब बच्ची समझिए कि कुछ कहेगी उस रोज के हालात पर, आप बच्ची से सवाल आते हैं। बोलो। और कुछ सवाल आप करना चाहे तो कर सकते हैं। चलो बच्ची से ना हमारे से बोलो। अच्छा ठीक है, कोई डरने की जरूरत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं, कोई परेशानी नहीं। खुल के बोलो, आप जो है आपके साथ जो हुआ आपके साथ तो खुल के बोलो, डरना नहीं। पूछिए हम लोग हमारे दीदी वहाँ पे उनके पास काम करते थे माधुरिया के, तो वो डेली पी के आके हमारी दीदी सताता था नाइट में। तो सताए तो उस दिन रोज पी के आके हमारी दीदी को ऊपर बुलाए तो हमारे दीदी के साथ हम भी गए तो आपको कुछ भी काम नहीं है, आप जाकर सो जाओ बोल के बोले।
ठीक है बोल के हम आके सो गए। फिर उठते तो नहीं थे, 4 बजे जाके देखे थे। 4 बजे जाके देखे तो वो इस रूम में हमारे दीदी फांसी डाल के रखे थे। तो फिर जाके मधु यादव को उठाए तो हमारे दीदी का ऐसा हुआ था, हमारे मेहमान बोल के बोले तो ऊपर आके देख के पुलिस वालों को फ़ोन करे वैसे उन लोग आते बोले। उसके बाद मैं बोले सर का बोलना झूठे बात है, नहीं तो आपकी फैमिली परेशान है तो मार देते बोल के बोले। आपके दीदी पेट कौन में बोले मार देते बोल के? मधु यादव बोल के बोले। तो आपके दीदी पेट में दर्द हुआ 1-12 बजे, किसको भी नहीं बोले। 2 बार वॉशरूम को गए, 3 बार नहीं उठाया आपको, जाके ऐसा डाल लिए बोल के बोले मधु यादव। आपकी बहन को पेट में दर्द कितने दिन से था? नहीं था उनके पेट में दर्द, ऐसा बोलो बोल के बोले। पेट में दर्द नहीं था। नहीं था। मधु यादव वैसा बोले कि पेट में दर्द है, बोलना पुलिस के सामने। हाँ, वैसा बोलो बोल के बोले। पुलिस कितनी देर में आई? हम लोग थोड़ी देर से आए। नहीं, आप बॉडी को, आप वो लड़की भी तुम्हारी दीदी को कब देखे, कितने बजे देखे? सुबह में? 4 बजे देखे। तो पुलिस वाले घर को कब आए? देर से। थोड़ी देर के बाद आए। और 10:30 लिखा हुआ है उसमें FIR में। पुलिस वाले 10:30 बजे बॉडी निकालने के लिए हम पहुंचे। नहीं, 6 बजे उतारे। तो पुलिस वाले 6 बजे आ गए। पुलिस वाले थे उतारे हो। 6 बजे पुलिस वाले घर को आ गए थे, मगर FIR में जो है 10:30 बजे का पुलिस लिख रही है। वैसा बोलो, कौन भी नहीं थे वहाँ पे। हाँ, वैसा बोलना। आपके घर वाले वो कोई भी नहीं थे वो टाइम वहाँ पे नहीं थे, फोन भी नहीं करे हमारे। फोन आप डायल 100 कर रहे हैं? नहीं डायल इन्होंने 100 कर रहे हैं आप? हमारे के नहीं है तब फोन। फोन इन्होंने नहीं करे, फोन मधु यादव पुलिस को फोन करके बुला। मधु यादव। अच्छा आप ये बोलो माँ, आपको क्या डाउट है? अब ये जो आपकी बहन का मर्डर हुआ, वही करे मधु यादव करे बोल के, आप हुकूमत से पुलिस से क्या डिमांड कर रहे हैं? इंसाफ होना, इंसाफ सब मिलेगा। चाहिए हमारी दीदी कैसा हो, हमको भी वैसे ही चाहिए। आपको कोई धमकी वगैरह दी है? उसी ने दिए फिर कौन दिए? उसको मधु यादव। क्या बोल के धमकी दी आपको? आपके फैमिली को मार देते, मैं बोले सर का बोलना बोलते। आप लोगों को मार देते? हमारे फैमिली, उन्होंने TRS लीडर है बोल के मालूम है आपको? हमारी फैमिली। नहीं, उन्होंने पीला पट्टा, वो पिंक पट्टा डाल लेके, गुलाबी पट्टा डाल लेके जाते आते। घर में तो नहीं रहने तो बाहर क्यों? पुलिस वाले कब आए? इतना डरा दिए थे, जब पूरे आगे गए थे सरपंच साहब, जो जितने भी लोग हैं पूरे ये महीने मोइनाबाद के लोकल मुकामी लोकल है लोग। जब आके ये बच्ची को बाहर बुला रहे तो बच्ची नहीं आ रही थी, इतना डरा दिए थे मधु यादव बच्ची को। तो फिर बाद में खुद अंदर घुस के दरवाजा ढकल के करके निकाल के बच्ची को लेके आके जब पूछे करे तो जब बोले लोग। ये कितने बजे आपका वाक़या? मधु यादव के पास वहाँ जब पे 8 बजे मालूम हुआ पूरा, यहाँ तक के सरपंच को भी नहीं मालूम था। अब गांव में कोई भी चीज हुई तो पहले सरपंच को आगे रखते। अब वहाँ पे पुलिस वाले ना सरपंच को बुलाए, कुछ भी नहीं। मधु यादव फोन कर लिया, वो लोग डेड बॉडी को लेके चले गए, सब वो लोग कर ली। बाद में जब सरपंच को मालूम हुआ, जब सबको बस्ती में मालूम हुआ, जब जाके देखे तो कुछ भी नहीं है वहाँ। 10:30 बजे पुलिस लिख रही, आफरीन की रिपोर्ट 10:30 बजे। पुलिस कंप्लेन जो है सो पुलिस को कंप्लेन 10:30 बजे मिला, जबकि पुलिस पहुंची बच्ची के बयान के मुताबिक पुलिस सुबह 4 बजे के बाद, 4:30 बजे के बाद पुलिस पहुंची। और दूसरी चीज, उम्र का बड़ा वेरिएशन। पुलिस के FIR में 18 ईयर्स लिखा गया, पुलिस के प्रेस नोट में 20 ईयर्स लिखा गया। ये भाई मौजूद है, इसकी डेट ऑफ बर्थ 1995। ये सलमान है, ये बच्ची का बड़ा भाई, इसकी डेट ऑफ बर्थ 1995 है एज पर आधार कार्ड। आधार कार्ड मधु यादव के पास ही ये बच्चियों का आधार कार्ड भी बोल समझिए रख लिया है, उनकी फैमिली आधार कार्ड भी नहीं दी। ये बच्चा जो है सो 25 साल का है। इनकी पुप्पी का बयान ये है कि जो बच्ची मरहुमा है, उनकी बेटी के साथ वो बच्ची पैदा हुई, उस बच्ची की उम्र 22 साल है, क्योंकि उनकी बेटी की उम्र भी 22 साल है। और ये बच्चे के पैदा होने के 2.5-3 साल के बाद इनकी बहन पैदा हो। बोलो ले लेंगे। फोन नहीं कर सकते उससे। अच्छा। ठीक बोलो मैडम, बोलो, बोलो। हमारी बहन 17 ईयर्स है। वो मधु यादव डेट कौन सी पड़ा बहन है। आपकी? नाजिया मरहूम है। तुम्हारी उम्र क्या है? हमारी उम्र 25 आधार कार्ड से ज़्यादा लिखा दी, 21 है।
आधार कार्ड पे ज़्यादा है। इनकी उम्र 18 साल मुझे लिखी हुई है। इनकी उम्र, हमारी बहन की उम्र हम्म। तो डेट बढ़ा दी है उन लोगों नहीं सलमान थोड़ा क्लियर करो। नाजिया मरहूम की उम्र कितनी है? 17 है उम्र। आफरीन की उम्र 18 साल। आफरीन 16 है। अच्छा तो नाजिया 17 है, आफरीन 16 है। 16। आप कितने हैं? मैं 21 हूँ। हमारा आप आधार 21 कार्ड 25 है। वो आधार कार्ड पे ज़्यादा लिखा था। आपकी बहन नाजिया कहाँ पे? नाजिया हॉस्पिटल नागपल्ली हॉस्पिटल। अच्छा क्या हुआ उसके तलबा के तलबा? अब वाकया क्या हुआ जरा बोलिए, अब आपको क्या जानकारी है? जो हमारे बहन बोले ना वही हुआ। जो सुबह मुझे बहन कॉल करे ऐसा ऐसा हुआ भैया बोले तो मधु का फोन तुम्हारे फोन पे आया बोल के मालूम हुआ मेरे हमारे फ़ोन पे नहीं आया, पापा के फ़ोन पे आया। पप्पा के फोन पे मधु फोन करा। कितने बजे करा? सुबह कितने बजे आया, मुझे नहीं पता। 7 कॉल मिस कॉल है बोल के चला है हमारे पास इनके वालिद। जो हमारी बहन के साथ हुआ ना दूसरी बहन के साथ नहीं होना, उसको सज़ा मिलना चाहिए। जो लोग है ना ये क्या बोलते केसीआर साहब लोग, उन लोग वो पार्टी वाले आके पूछ रहे ही नहीं हमको जो क्या हुआ ऐसा बोल के। मधु टीआरएस का लीडर था। टीआरएस का लीडर है बोल के मालूम हुआ हम लोग को, उससे नहीं आ रहा वो। जो भी होना हम लोग नहीं आ रहे। कितने साल से काम कर रहे थे? वो 4 साल से काम कर रहे हैं वहाँ पे घर पे। आप क्या करते? हम चिकन की दुकान पे काम करते हैं। अच्छा 4 साल में आप घर को जाते आते तो आपको नहीं मालूम मधु टीआरएस का लीडर है? नहीं मालूम। वो टाइम पे मधु पी गया था क्या? ड्रंक करा हुआ? नहीं इन लोग तो नहीं थे ना। नहीं रहते ना जी। अवेलेबल नहीं। मीडिया हजरत का बहुत बहुत शुक्रिया होता है। आप भी एक बाइट दे दीजिए। 30-40 सेकंड में बोल दिया तो हो जाता किस्सा। जी आज बड़ा बेहद अफसोस की बात है कि पिछले 5 दिन से पूरे तेलंगाना के मुसलमान, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से वाबस्तगी रखते होंगे, वो तमाम मुसलमानों में एक गुस्से की लहर दौड़ी हुई है कि हमारी एक बहन का रेप होता है, मर्डर होता है। रेप एंड मर्डर के बाद पुलिस जब पहला FIR बनाती है, उस FIR में पहले FIR में 354 और 306 के 2 सेक्शंस जो है, उसके बाद मुश्ताक मलिक साहब और दीगर लोग मोइनाबाद की सड़कों पर जब एहतजाज करते हैं तो उसी रात के 4 बजे के करीब एक नया FIR अमेंडमेंट होता है। लेकिन आज तक भी जो FIR में निर्भया लगाया गया है, बताए हैं, आज तक भी किसी भी सोशल मीडिया पर या साइबराबाद के CP के वेरीफाइड ट्विटर हैंडल पर FIR की कॉपी नहीं डाली गई। और दूसरी जानिब यह कहा जाता है कि साइबराबाद CP जब जुडिशियल कस्टडी में इनको दे दिए, जज के सामने जब प्रोड्यूस कर दिए हैं, तो उसकी एक रिमांड डायरी बनती है। जब वो रिमांड डायरी बनती है तो रिमांड डायरी भी आज तक मंजर आम पे नहीं आई। तो आखिर ये क्या चल क्या रहा है, छुपा क्या रहे हैं, ये बात समझ के बाहर है। जैसे अभी मुश्ताक मलिक साहब ने कहा, मैं उसी के अंदर 2 अल्फाज और भी उसके अंदर जोड़ना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले जब दिशा का रेप हुआ, दिशा के रेप के बाद पुलिस कैनवे मिनिस्टर्स के कैनवे का रास्ता बनाने में मसरूफ थी। उतने मिनिस्टर दिशा के घर को विजिट करे थे और हर नेशनल मीडिया, हर तेलुगु का स्टेट का जितना बड़ा मीडिया है, उतने तमाम मीडिया लोगों ने मिलकर दिशा के केस को हिंदुस्तान के हर चैनल तक पहुंचा। ये बच्ची की आवाज बिल्कुल इसको जो है आवाज को दबाने की मुकम्मल कोशिश है। बल्कि शर्मिंदगी की बात यहां तक भी कहता हूं कि मुकामी MLA, मुकामी MP या हमारे तेलंगाना जिस पे हम फख्र करते हैं कि यहाँ का होम मिनिस्टर हमारा मुसलमान है, यहाँ का डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमारा मुसलमान है, हमारे मुस्लिम एक भी MLA को, मिनिस्टर को या मुस्लिम के एक भी MP को ये घर में काम करने वाली मुसलमान बच्ची के घर तक जाने की फुर्सत तक नहीं मिली। आज हम सवाल करना चाहते हैं
जो लोग हिंदुस्तान भर के अंदर अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा कहते हैं, मुसलमानों की जलसों के तकरीरों में बड़ी बड़े अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं कि हैदराबाद में किसी की टोपी, किसी की दाढ़ी, किसी की मजाल वगैरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपके महल से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूर पर यह बच्ची का घर है। आप सुनेंगे पार्टी की तरफ से कोई ऐलान नहीं आता है, होम मिनिस्टर साहब किसी से मुलाकात नहीं करते हैं, सीपी से मुलाकात करते हैं, लेकिन मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। जैसे आपने कहा कि बयान आया, क्या बयान आया? होम मिनिस्टर साहब खुल के बोलना चाहिए कि बच्ची के साथ, बच्ची की बहन के साथ क्या फैसला होगा, क्या होगा। देखिए, सास और बहू का भी जब झगड़ा होता है, उस झगड़े में भी 306 डालते हैं अगर बहू सुसाइड कर ली। हमारी बच्ची जिसका रेप हो गया, किसी के बेडरूम में पलंग पे लटकी हुई मिलती है, उस पर 306 डालते हैं। मैं आपको मिसाल के तौर पे कह रहा हूं, अगर एक सास और बहू का झगड़ा हो जाए, बहू अपने आप को अगर फांसी पर चढ़ जाए, पंखे को लटक जाए, तो उस केस में भी 306 डालते हैं। और एक बच्ची जिसका रेप के पूरे 100% इंडिकेशन बताते हैं कि उस बच्ची का रेप हुआ, लेकिन डीसीपी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस 7.5 मिनट की, उसमें एक बार भी रेप हुआ बच्ची का बल्कि बयान नहीं आता है। एफआईआर में एक जगह भी रेप वाला लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते हैं, मर्डर वाला लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो तेलंगाना पुलिस से हम अदबन गुजारिश करते हैं, होम मिनिस्टर से हम अदबन गुजारिश करते हैं, तेलंगाना की हुकूमत से हम अदबन गुजारिश करते हैं, मुस्लिम क़यादत से हम अदबन गुजारिश करते हैं कि इस बच्ची को लेकर चीफ मिनिस्टर के पास जाएं, मुलाकात करें और मुतालबा करें कि इस बच्ची के बहन का इंसाफ इनके घर वालों को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, सबका बहुत बहुत एक सेकंड भाई, एक चीज छूट गई, आ जाती खबर। यूपी में एक मिनट पहली चीज तो मैं एक बात आप यहाँ पर मुख्तलिफ चैनल्स हैं, उनसे पर्सनल रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो बहरहाल मर्डर और रेप केस है, क्योंकि मीडिया और नेशनल मीडिया इसको बहरहाल नहीं बताया है, आपकी आवाज़ में बड़ी ताकत है, आप इस फैमिली का साथ दें, ये एक मेरी पहली रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये इंसाफ का मसला है और इसमें समझिए कि इंसानियत का भी मसला है। अब मैं बहैसियत मुसलमान कहूँ तो अल्लाह इसका अजर भी देगा। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में अभी एक दलित लड़की का इज्तिमाई रेप हुआ और फिर उसके बाद जो इंतहाई घिनौनी हरकत, यानी मुल्क किस तरफ जा रहा है, वो समझिए कि इंतहाई तकलीफ दे बात है कि उस बच्ची का रेप होता है, फिर वो बच्ची मर जाती है, तो रात 3 बजे उस लड़की की लाश को ले जाकर माँ बाप को घर में टोटल पुलिस कॉर्डन ऑफ कर देती है। माँ बाप तड़प रहे हैं कि हमारी बच्ची को हम देख लेना चाहते हैं, खाली पुलिस उनके माँ बाप बच्ची की लाश को भी नहीं बताती और पुलिस खुद समझिए उसको जला देती है, उसका फिनरल करती है। तो ये मुल्क के लिए इंतहाई शर्मनाक बात है। जहां हैदराबाद का ये वाकया तेलंगाना के लिए शर्मनाक है, वहीं उत्तर प्रदेश की हमारी दलित बहन का जो वाकया है वो मुल्क के लिए शर्मनाक है कि माँ बाप को भी उसकी लाश को देखने की समझिए के साथ इजाजत नहीं दी गई। तो ये योगी हुकूमत, बहरहाल हम चीफ मिनिस्टर से, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर से भी गुजारिश करेंगे कि अन्ना आप समझिए कि चंद्रशेखर राव बाकी रहे, आप समझिए योगी ना बने। उत्तर प्रदेश का जो हाल है आप तेलंगाना का वो हाल ना करें, इस बच्ची के साथ इंसाफ करें। लगातार ऐसे मामलों में खाली बयान होते रहते, लेकिन 2-4 दिन जाने के बाद वो भूल जाते। अभी मैंने कहा कि इस केस को जब तक कि सजा नहीं मिलेगी हम खामोश नहीं बैठेंगे और बच्ची को टोटल टेक केयर हम करेंगे इंशाअल्लाह। तो फिर खाली बयान साहब जो बोले थे, अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो इंशाअल्लाह ताला एक बहुत बड़ा मूवमेंट भी चलाए, पूरी रियासत पूरी स्टेट इंशाअल्लाह।